ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। फिर हमने करना है आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है और उसका यूनिट 1 आज हमने रिवाइज करना। आओ जी। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कौन सा, 1872, ये रिवाइज करना है। ठीक है, इसके 9 यूनिट्स हैं। पर ठीक है, घबराना नहीं है, बड़ा देखकर, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत सिंपल, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स रिवाइज किए ये भी करना। ठीक है, एंड फिर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यूनिट 1 के नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता रखा था, है ना, मतलब बेस क्या था अंग्रेजों के टाइम पे, है ना, हमारे को एक वो बेस मिला अंग्रेजों से, ये लॉ का, कानून का, है ना। तो अब ये थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बता रखी थी। फिर ये कब बना था, ये 15 अप्रैल 1872 को बना। ठीक है, और कब इसको लागू कर दिया गया, 1 सितंबर 1872 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर दे रखी थी, कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड से दिया हुआ था, कैसे बना, किसकी देन थी, ये सब था अंग्रेजों के टाइम से। ठीक है, उनके कारण ये बेस बना है कानून। ठीक है, फिर हम आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, सेक्शन 2 की डेफिनेशन में बता रखे, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब अग्रीमेंट क्या था, अगर आपको ध्यान हो, अग्रीमेंट हमने पढ़ा था, देखो क्या, ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, एक पार्टी क्या करती है, ऑफर देती है या प्रपोजल रखती है, दूसरी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। एक जन ऑफर दे, दूसरे एक्सेप्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। ठीक है, और बदले में, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब एक बंदा कुछ दे रहा है तो एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा कुछ हो रहा है ना, कंसिडरेशन भी है साथ, तो उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब पता है आपको क्या था, ध्यान है आपको, बताओ जरा, याद है कि नहीं। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब, याद है आपको कि नहीं। इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, क्योंकि वो लीगल हो जाती है चीज, मतलब अगर लॉ से रजिस्टर कर लो। बिल्कुल, एक हम लीगल रिलेशन बन जाता है कानून के द्वारा। वो चीज मतलब अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें दे रखी हैं वैसे उस हिसाब से चीजें नहीं चल रही, हम कोर्ट में जा सकते हैं अपना हक मांगने। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, अपने हक मांगने, अपना कोर्ट केस में जाके अपना हक मांग सकते हैं, केस कुछ करके अपना हक मांग सकते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, ये चीज है, एक लीगल एक्शन ले सकते, ये मतलब। ठीक है, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट का क्या मतलब है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और प्रॉमिस का मतलब ऑफर, और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करे, एक ऑफर दे दूसरी एक्सेप्ट करे, तो ये चीजें की थी हमने। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डिफरेंस देखे थे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद कुछ ना एसेंशियल एलिमेंट्स किए थे हमने, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। तो कुछ तो सेक्शन 10 में दे रखी थी और कुछ सेक्शन 10 में नहीं दे रखी थी, पर वो जरूरी थी। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, देखो कितनी सिंपल है चीजें अगर आप ध्यान से समझो। यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहते कम से कम, और ये क्या थी सेक्शन 10 वाली चीज है, नॉट इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है जी, मतलब कहते सिर्फ यही नहीं, और भी चीजें हो सकती, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बंदा अगर ऑफर दे रहा है दूसरा एक्सेप्ट करिए, नहीं कि खुद को ऑफर दे रहा है दूसरा और खुद ही एक्सेप्ट करे। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पार्टीज जो हैं उनकी मंशा क्या होनी चाहिए, एक लीगल रिलेशन फॉर्म करने की। ठीक है जी, ये था। फिर आगे, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। ठीक है जी, अब वहां पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है आपका, रिटर्न में बना है, ओरल बना है, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो भी उसमें चीजें लिख रखी हैं कि आपको ये भी देना है, ये डॉक्यूमेंट देना है, ये चीजें करनी है ना, तो वो भी आपको फिर करनी पड़ेगी फॉर्मेलिटीज पूरी, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे हम कुछ अप्लाई नहीं करते, जैसे लाइसेंस वगैरह के लिए हमें इतनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी पड़ती है, तभी वो लाइसेंस इशू होगा ना डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है पार्टी, तो फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अग्रीमेंट जो है, ठीक है जी, उसमें ना सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये ना हो कि कुछ पता ही ना चले। जैसे हमने वो एक ऑयल वाला एग्जांपल किया था, ठीक है जी, कि कौन सा ऑयल वो स्पेसिफाई तो करो, क्लियर होनी चाहिए वहां पे टर्म्स वगैरह चीज। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अग्रीमेंट, भाई वो हमने मैजिक वाला एग्जांपल किया था ना, कि मैजिक से वो खजाना ले आएंगे, ज्वेलरी ले आएंगे, तो वो पॉसिबल तो हुई ना। तो जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो, वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने, ये किया था।
तो ये जो पॉइंट से ये क्या आते हैं, अदर देन सेक्शन 10 वाले बच्चों, दीज वर अदर देन सेक्शन 10। ठीक है, अब क्या पढ़ने लगे नीचे हम, ये देखो सेक्शन 10 वाले पॉइंट्स, और ऊपर क्या आते हैं, अदर, अदर देन सेक्शन 10। हाँ जी, आ गया समझ में ये? हाँ जी बोलो जी। सिंपल, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है सिंपल, चल। अब सेक्शन 10 में क्या बोले, वही कहते हैं एक पार्टी ऑफर देगी दूसरी एक्सेप्ट करेगी। फ्री कंसेंट, भाई जोर जबरदस्ती से नहीं मनवाना। ठीक है, अपनी मर्जी से हाँ बोले, अपनी मर्जी से ना बोले, फ्री कंसेंट होना चाहिए। और यही टॉपिक्स है, इन टॉपिक को ही लेके आगे पूरा पूरा एक यूनिट बना दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड तभी इतना पढ़ा है कि ये जो चीजें टर्म्स पढ़ रहे हैं इसका, इसी को लेके आगे एक एक यूनिट सेपरेट बना दिया है। ठीक है, फिर आगे देखो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कौन केपेबल है, लायक है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। देखो कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं ना, कि वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, 18+ का होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए, साउंड माइंड, दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, और भाई कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना है उसको कर दिया हो किसी भी कारण। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, हाँ जी, तो ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ये लिखा। तो ये लोग क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने, लायक है, केपेबल है, मेजोरिटी होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग मतलब बता दिए, यहाँ पे मेजोरिटी मतलब 18 साल से प्लस होना चाहिए वो। ठीक है जी, 18 साल से प्लस होना चाहिए, 18 या 18 से प्लस, 18 से नीचे का जो है वो माइनर बोलते हैं, वो इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर अब साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड किसको बोलते हैं भाई, जो यहाँ पर इडियट, लुनेटिक, दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं, ठीक है, पीता है या कोई ऐसी ड्रग्स दवाई लेता है, ठीक है, नशे में रहता है बिल्कुल। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, कौन से लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई कर रखे हैं कानून के तहत, एलियन एनिमीज, दुश्मन कंट्रीज के साथ हम कुछ कर रहे हैं, फॉरेन सॉवरेन्स, फॉरेन कुछ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स वगैरह के साथ कुछ हम कर रहे हैं डील, कॉन्विक्स, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ क्राइम वगैरह कर रखे, सजा दे रखी है कानून के द्वारा, उनको सजा मिल चुकी है, वो आप क्रिमिनल्स के साथ फिर से क्यों कर रहे हो अपना काम? ये आ गया बच्चों समझ में? हाँ जी, आ गया। यस मैम। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब यस मैम। समथिंग, हाँ जी, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए। ठीक है जी, बदले में कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही पार्टी सब कुछ कर रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ बदले में होना चाहिए, कोई हक के रूप में, चाहे इंटरेस्ट प्रॉफिट के रूप में, फायदे के रूप में, किसी भी रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए, अक्रूइंग टू वन पार्टी और सम फॉरबेरेंस डिटरमिनेंट लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पहना था। ठीक है, चाहे फायदे की फॉर्म में चाहे नुकसान की फॉर्म में, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए किसी भी फॉर्म। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, भाई जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में enter, और जो कंसिडरेशन वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका ये है कि भाई आप ना पैसे दे रहे हो बंदे का मर्डर करें, तो वो ऑब्जेक्ट ही इलीगल। ठीक है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे, इलीगल। ठीक है, और वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, और कंसिडरेशन, आप मतलब कुछ आप डील कर रहे हो, बदले में आप ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स क्या है, गलत चीज। ठीक है, बैन है, इलीगल, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अभी जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, ये इनवैलिड होते हैं, कुछ हम उसके प्रति ना कुछ भी वो लीगल एक्शन वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो ये वाले नहीं होने चाहिए जो वॉइड डिक्लेयर करती। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपको? बोलो जी बोलो, समझे? यस मैम। ठीक है, अब हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करें। एक हमने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का मतलब डेफिनेशन समझ, दूसरा हमने असेंशियल एलिमेंट समझे, अब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। देखो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि नाम पढ़ते ही आपको समझ आ जाए और अंदर अपने वर्ड्स में लिख दो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वही डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की, वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिंपल। वॉइड कौन से होंगे? भाई वॉइड नाम से ही मेरे को पता है, वॉइड जिसका कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, नॉट इन्फोर्सेबल बाय, ठीक है, इनवैलिड होते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ, कोई भी कारणवश हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी कारणवश हो सकता है।
कि पहले कॉन्ट्रैक्ट था फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे हो गया। जैसे सपोज ये वाला एग्जाम्पल ही किया था कि हमने बोला कि तू ये बुक पब्लिश करेगा या तू वो पेंटिंग बना के देगा, अगर वो बंदा ही नहीं रहा अब वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट। और कोई कर पाएगा उसकी जगह, उसी ने करना था, वो तो ऊपर निकल लिया। ठीक है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड बन गया। ठीक है, अब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। आप बताओ, ये इसके कारण अगर कोई बंदा ऐसे कहे कि भाई मैंने तुझे बोला था तूने एक पेंटिंग बनानी, वो तो ऊपर टपक लिया, क्या हम केस कर सकते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से केस? बोलो, बोलो जी। नो मैम। तो यही तो लिखा है ना, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ। इतनी सिंपल है ना चीजें, सच में इजीली बहुत अच्छे स्कोर ले सकते हो। ठीक है, और स्पेशली आपका जो लॉ है, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव है पूरा पेपर, 100 मार्क्स। मैथ्स ही को आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स का, तो चारों को इक्वली लेकर चलो बच्चों। ठीक है, चारों में बहुत अच्छे मार्क्स से पास। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको ध्यान हो, जिसमें क्या होता है, एक पार्टी के पास हक होता है क्या करने का, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे चाहे वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़े उस। ठीक है, उसमें एक पार्टी के पास हक होता है। ऐसा कौन सी सिचुएशंस में होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पार्टी की सहमति, ठीक है, जोर जबरदस्ती से ली गई थी, मतलब कंसेंट फ्री नहीं था, कैसे ली गई थी, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर यूनिट बना रखा है हमारा। मतलब कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इनका क्या मतलब है, मतलब जैसे कि गन पॉइंट पे, है ना, या मतलब बंदूक की नोक पे, है ना, या चाकू दिखा के जोर जबरदस्ती ब्लैकमेल करके, ठीक है, आप थ्रेटन करके, ठीक है, ये कोएर्जन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, दबाव जैसे कोई अच्छा मतलब जैसे अगर मैं कुछ बोलूं एज ए टीचर आपको, है ना, कि आप दबाव में वो चीज करो क्योंकि मैं एज टीचर। मिस रिप्रेजेंटेशन, चीजें मतलब मिस रिप्रेजेंट कर देना, इधर उधर कर देना। ठीक है, फ्रॉड मतलब हेरा फेरी वाली चीजें कर। ठीक है, तो अगर ऐसे आप कंसेंट ले रहे हो ना दूसरे बंदे से, तो वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, वो पार्टी के पास हक आ जाता है, ठीक है, कैंसिल करने का चाहे उसमें आगे बढ़ने, ये चीजें की। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे डिफरेंस किया था बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, भाई ये वाला एग्जाम्पल जो हमने किया था, आपको पैसे दे रहे हैं उसके बदले मर्डर कराओ, भाई इसका तो ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। तो ये क्या हो गया, शुरू वॉइड अब नीचे, मतलब शुरू से ही वॉइड होंगे ये, इसका कोई वो नहीं होएगा, क्या ये इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, जो एंड उनसे कैन नॉट नॉट बी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो वाले हो जाएंगे। हाँ जी, जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पर यहीं पे ही हमारे को ना इसका मतलब ये जो डिफरेंस था वॉइड और इलीगल में, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वॉइड में, अच्छा वॉइड वाले क्या सारे इलीगल होते हैं क्या, वॉइड में तो बंदा ऊपर टक लिया था, है ना, तो वो इलीगल थोड़ी ना होते हैं। ठीक है जी, पर इलीगल वाले सारे वॉइड होते हैं, मतलब नो लीगल इफेक्ट। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या, ये लॉ ने मना किया था करने के लिए, ऐसा तो कुछ था नहीं, हम कर सकते हैं, वो तो बाद में हो गया था ना वॉइड। इलीगल तो सर यहाँ पे कानून ने, सरकार ने, सबने बैन लगा रखा है कि आप ऐसे मर्डर मुर्डर की सुपारी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अगर बंदा ऊपर चला गया, कि आप पनिशमेंट दे सकते हो उसको, हाँ कोई पनिशमेंट दे सकते हो, नहीं दे सकते बिल्कुल। यहाँ पर मिलेगी सजा, मिलेगी, इधर तो मिलेगी सजा। अगर आप ऐसे सुपारी के थ्रू ऐसा कुछ गलत काम करते हो तो सजा मिलेगी आप। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस करना बहुत जरूरी। कोलैटरल मतलब उसके साथ जो जुड़े हैं, वॉइड के साथ जो जुड़े हैं, और ठीक है एग्रीमेंट्स वगैरह, तो वो हो सकता है कुछ वैलिड हो सकता है ना भी वैलिड हो। पर दूसरी तरफ इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए सारे जो आपने एग्रीमेंट्स एंटर कर रखे हैं, तो वो वॉइड माने जाए। ठीक है, इनवैलिड माने जाए। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है आपको, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, अनइनफोर्सेबल मतलब ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, पर इसमें क्या अलग स्पेशलिटी है जो बाकियों में नहीं था ना, इसका क्या मतलब है, भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई चीज रहेगी लिखनी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये दूसरा बार्ड में लिमिटेशन, आपको याद है लिमिटेशन एक्ट, कानून बन रखा है कि भाई अगर आपको
आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, आपने किसी और से अपने पैसे लेने थे, तो भाई आप 3 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शन ले सकते हो, केस कर सकते हो, उसके बाद नहीं, वो टाइम बार्ड हो जाएगा, फिर नहीं कर सकते आप कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ। ठीक है, तो वो 3 साल के बाद क्या बन जाएगा, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपको लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हाँ जी, ये समझ आया? हाँ जी, समझे? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो, बहुत सिंपल है चीजें। अब आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो देखो एक्सप्रेस कितनी बार हमने पढ़ लिया, रिटर्न भी हो सकते हैं ये, ठीक है, या ओरली भी हो सकते हैं, पर प्रेफरेंस इसको दी जाती है रिटर्न वाली, एक वो प्रूफ की तरह बन जाता है ना। इम्प्लाइड कितनी बार पढ़ लिया हमने, कि मतलब वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज, उनकी एक्शन बिहेवियर, उनकी डीलिंग से पता चलता है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स। ठीक है, टैसिट अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, टैसिट अगर ध्यान हो मतलब साइलेंट, साइलेंट, ठीक है, ये भी एक तरह से इम्प्लाइड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है जी, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एटीएम से कैश विड्रॉ करना, तो वो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कार्ड मारेंगे तो पैसे आ जाए। ठीक है, एक तो ये क्या हो जाता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे क्या था इसका मतलब, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते पर दिखते वैसे कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा था यहाँ। ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको ध्यान हो, इसमें हमने वो एग्जाम्पल किया था कि हम चलते चलते हमारे को कोई चीज मिल गई है, ठीक है, तो हमारी ड्यूटी बनती है यार कि जो इसका असली मालिक है उस तक ये पहुंचाना चीज। ठीक है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पर ये उसकी तरह लग रहा है, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप और मैं दूर हैं तो कैसे बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनलाइन, मेल के थ्रू या किसी भी और फॉर्म में, ठीक है, जिसको ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स बोल जाता है, ऑनलाइन। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है जी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जॉन सा मर्जी केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हो फिर। ठीक है, हाँ जी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो एग्जीक्यूटेड, मतलब भाई जिसने जो करना था, दोनों पार्टी, जैसे कम से कम दो पार्टीज होती है ना, ए ने कुछ देना था, उसने दे दिया, और उसको जो मिलना था वो मिल गया, मतलब दोनों पार्टीज के एंड से जो जो उनकी ड्यूटी बनती थी उन्होंने वो काम कर दिया, उसको बोलते हैं क्या, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है, कहते हैं अभी जो भी, ठीक है, ए और बी के बीच में होना था, दोनों ने अब वो ना फ्यूचर में जाके करना है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको आगे फर्दर हमने बाइफिकेट किया होता, कैसे, यूनिलैटरल और बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटीज आगे जाके फ्यूचर में निभानी है, उसको बोल देते हैं बायलैटरल, दोनों का काम पेंडिंग है, ड्यूटी पेंडिंग। यूनिलैटरल में मतलब वन, यूनी, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इसमें एक पार्टी ने तो अपना काम कर दिया, दूसरी ने आगे जाके फ्यूचर में कर, उसको बोल देते हैं यूनिलैटरल। हाँ जी, समझे? आया समझ में? यस बोलो जी मैम। बोलो। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, देखो जो इतने इतने दिन लगा के हमने चैप्टर किए थे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कितनी इजीली सब चीजें हो जाती। अब आगे देखो, हमने किसके बारे में पढ़ना है, ऑफर। ठीक है, फिर आगे एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़े। ऑफर का मतलब हमने देख लिया क्या है, ठीक है जी। अब इसके एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कहते हैं जो बंदा ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसर या ऑफरर। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिसी या एक्सेप्टर, तो पार्टीज के नाम बता रहे हैं। ठीक है, ऑफर कैसे दी जा सकती है, या विलिंगनेस, जो बंदा ऑफर करना चाह रहा है उसकी जो विलिंगनेस है वो कैसे कर सकता है, एक्सप्रेसेस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। ठीक है, जब तक पार्टी वो कम्युनिकेट नहीं करेगी, बताएगी नहीं, ठीक है, तो ये उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जो भी वो करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे, अपनी ऑफर एक्सप्रेस करे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया है भाई, दूसरी पार्टी की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऑफर तभी दे रहे हो ना, ताकि उस पे दूसरी पार्टी अपनी सहमति दे, असेंट ले, ये था। अच्छा, ऑफर कहते पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ करने के लिए भी ऑफर दी जा सकती है, कुछ ना करने के लिए भी दी जा सकती है। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी के ऊपर है एक्सेप्ट करना ना करना। ठीक है, एंड फिर हमने आगे क्या करना है, काइंड्स ऑफ ऑफर देखो, या टाइप्स ऑफ ऑफर बोल दो, या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर बोल दो। ठीक है, अब देखो ये नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो, जनरल ऑफर, भाई ये वो ऑफर है जो सबको दी जाती है,
जनरली पूरी पब्लिक, पूरी जनता के लिए है, वो जनरल ऑफर है। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक एक मतलब किसी एक हम उसमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ इस बंदे के लिए है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने ये ना ऑफर निकाली है इस बैच की, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर हो जाएगा। पर अगर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिना कुछ लिखे कि बिना टू ऑल स्टूडेंट्स, तो वो जनरल ऑफर हो जाएगा। लिख दूं ओनली फॉर सीए स्टूडेंट, तो स्पेसिफिक है, स्पेशल ऑफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थी। फिर क्रॉस ऑफर क्या होती है? एक क्रॉस ऑफर होती है, काउंटर ऑफर होती है। क्रॉस ऑफर होती है भाई, ए ने अपनी ना कार देनी थी 2 लाख रुपए की, और उधर से, ठीक है, और बी भी चाह रहा था उसकी कार लेना 2 लाख रुपए में। ठीक है जी, ए ने ना उसको ऑफर दे दी थी और बी को पता नहीं था, उसने दे चुका है वो अपनी तरफ से ऑफर, और बी ने उसको बोल दिया कि मुझे अपनी कार दे दे 2 लाख रुपए। दोनों तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना, मन की बात सुन लेना। क्रॉस ऑफर, सेम टू सेम चीज ए ने भी बी को बोल दी और बी ने ए को बोल दी। ठीक है, मतलब वो हो जाता है क्रॉस ऑफर हो जाती है। काउंटर ऑफर क्या होगा? ए ने बोले बी को कि मैं तुझे कार 2 लाख की दूंगा, बी कहता मैं तो 1 लाख की दूंगा। ये काउंटर कर रहा है, जैसे वो बार्गेन बोलो, काउंटर कर रहा है उसकी बात, मतलब वो अलग बोल रहा है, वो चीज दूसरी पार्टी अलग बोल, मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोल देते हैं इसको, कि कंडीशन लगा रखी है कि दो नहीं, मैं तो 1 लाख में इसको लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाए। हाँ जी, समझ आया बच्चों? हाँ जी, अभिनव लक्षित, समझ आया? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, और ये लास्ट वाली क्या है टाइप ऑफ ऑफर? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। बच्चों नाम से ही पता चलती है टर्म्स का मतलब। ठीक है, नाम से ही उसके काम का पता चलता है। ठीक है, ऑफर मतलब जो भी ओपन है। ठीक है, मतलब जब तक दूसरी पार्टी, अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ठीक है जी, मतलब वो ओपन है, मतलब जैसे अगर उसमें बोल दिया कि इतनी देर, या दूसरी पार्टी जब तक मना नहीं करेगी तब तक वो ओपन रहेगी। ठीक है, विच इज अलाउड टू remain open for acceptance over a period of time is known as standing continuing offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. ठीक है, जो मतलब कुछ पीरियड के लिए वो ओपन ही रहेंगे। ठीक है, या हो सकता है वो ओपन रहे जब तक दूसरी पार्टी ना मना कर दे। जैसे हमने किसी को वो कहा कि हम आपको ना सप्लाई कर दिया करेंगे डेली सामान। ठीक है, जैसे कोई भी काम है आपका, या राशन पानी डेली सप्लाई कर दिया करेंगे, तो वो दुकानदार डेली आपको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ओपन ऑफर है, मतलब जब तक आप नहीं मना करोगे वो करता जाएगा सप्लाई आप। दिस इज ओपन ऑफर। ठीक है, अब क्या करना है? ऊपर क्या की थी? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड ऑफर करना है भाई। इसमें अगर आप कुछ कर रहे हो ना, ऑफर कर रहे हो, तो लीगल रिलेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने किया नहीं था डोमेस्टिक वाला, हस्बैंड वाइफ के बीच वाला, या सोशल इनविटेशन, कि मतलब अगर आपको कि पार्टी में जाना था अगर वो नहीं गया तो वो हम केस तो ना कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो डोमेस्टिक रिलेशन वाला, डोमेस्टिक से रिलेटेड या सोशल इनविटेशन से रिलेटेड, वो वाली चीजें नहीं इसमें कवर होती ना। और कहते जो भी ऑफर करते हो वो भी क्लियर होनी चाहिए। और आपको क्या करना है भाई? बताना है ऑफरी को या दूसरी पार्टी को, कम्युनिकेट करो, बताओ करना है या नहीं करना ऑफर, वो करने की या नहीं करने की, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, और ये तभी करियो ताकि दूसरी पार्टी की भी सहमति ले लो। ये ऊपर कर चुके हैं ये सारी चीजें, और हो सकता है ये कुछ कंडीशनल भी हो ये चीज। ठीक है, कंडीशनल ऑफर भी दी जा सकती है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लिखा? ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है? कहते हैं अगर ऑफर दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट, मतलब अगर दूसरी पार्टी ने कुछ भूला ही नहीं, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी ने कुछ समय तक बताया नहीं कि वो ऑफर वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। ए ने तो दे दी अपनी ऑफर बी को, अब बी ने कुछ टाइम तक बताया ही नहीं उसको, उसका ना बताना, उसका ना बताना, क्या हम उसकी हाँ मान लेंगे? बताओ, बोलो जी, बोलो जी बोलो, बोलो जी बताओ। उसका नाम बताना कि हाँ मान लेंगे हाँ आप? मैम। बोलो, ऐसे थोड़ा ना, यही तो लिखे यहाँ पे। और कहते ये ऑफर
स्पेशल भी हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे मैंने सीए स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल, या जनरल पूरी पब्लिक को, सब स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। कितनी कितनी चीजें रेपिटेटिव है। ठीक है, फिर आगे देखो इधर क्या है। कहते हैं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या इनविटेशन टू ऑफर या मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट। अब इसका क्या मतलब है? कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। कहते हैं अगर हम कई बार क्या कर रहे हैं, जस्ट हम अपनी ना इंटेंशन रख रहे हैं, अनाउंस करें कि मैं ऐसा करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अ फादर wrote his son about his wish of making him the owner of all his properties, mere statement of intention। क्या क्या लिखे, स्कूल वालों ने क्या अनाउंस कर दिया कि जिसके क्या है 12th के बोर्ड में 95% से ज्यादा नंबर है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो कहते हैं ये अनाउंसमेंट है, ये स्कूल ऐसा करना चाह रहा है, वो कोई ऑफर नहीं दे रहा। ठीक है, तो कहते हैं ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, जो आपकी चाहत है, इंटेंशंस है, जो आप करना चाह रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, या अनाउंस कर रहे हो आप। अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ये डिफरेंट है ऑफर से। ठीक है, और क्या लिखा है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अच्छा, कई बार ना हम जब दुकानदार से डील कर रहे होते हैं, हम जस्ट वो जैसे सपोज कपड़े लेने गए, हम जस्ट पूछ रहे होते हैं ये कितने का है। ठीक है जी, या ये इतने का लग सकता है। आप बताओ, अगर हम उससे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो जवाब दे रहे हैं, तो वो क्या वो ऑफर दे रहे हैं? बोलो जी बोलो। वो ऑफर तो मस्ट हमारे बी डिस्टिंग, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है बस। हाँ बिल्कुल, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ठीक है, या कस्टमर पूछ रहा है कि आप मेरे को ये इतने का दे दोगे या कुछ ऐसे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऑफर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है हमने। फिर आगे क्या था, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ठीक है जी, कहते हैं कि हम ना कई बार वो प्राइस लिस्ट लगा देते हैं या प्राइस कोट कर देते हैं प्रोडक्ट का कि इतने का है ये। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, ऑफर। ये ऊपर है, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल लिए थे। ये एग्जाम्पल एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ना वो एडवर्टीजमेंट निकाल दी कि हमने अपना सामान बेचना है, कैसे बेचना है, ऑक्शन के थ्रू बेचना है। ठीक है, तो ये ऑफर नहीं हुई, ये तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो, अगर किसी को वो सामान खरीदना है, आप वहां पे बिड लगा के अपनी बोली लगा के आप वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई धंधा करना या इनवाइट करना लोगों को ऑफर के लिए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। जैसे ना कंपनीज एक्ट में बच्चों ने क्या किया था, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस ध्यान है आपको? प्रोस्पेक्टस ध्यान है? क्या था यस प्रोस्पेक्टस? मैम। क्या था, क्या था, बोलो बोलो। प्रोस्पेक्टस, बोलो बोलो, क्या हम किया उसके था? अंदर बस वही सारा कुछ था कि जैसे जो कंपनी ने अगर शेयर्स वगैरह देने हैं तो अपने शेयर्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। बिल्कुल, कंपनी ने अगर शेयर्स ऑफर करने हैं लोगों को, ठीक है, तो वो इनवाइट करती है लोगों को कि हमारे शेयर्स में पैसा लगाओ। ठीक है, क्या इशू करती, क्या भेज के, प्रोस्पेक्टस भेजकर, उसमें कंपनी के बारे में चीजें लिख रखी होती है। ठीक है, कंपनी के बारे में, और कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी इस भी स्टेटमेंट डाली होती है इन डिटेल, इंटर लेवल पे प्रोस्पेक्टस फुल फ्लेज अलग से चैप्टर है हमारा। ठीक है, जैसे स्कूल आपको मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल दिया था, स्कूल में जैसे बच्चों को एडमिशन दिलाने जाते हैं पेरेंट्स, है ना, पहले हम पूछते हैं अलग अलग स्कूल में जाके, तो वो क्या देते हैं, अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस सा दे देते हैं। उसमें सारी स्कूल के बारे में दिया होता है, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या है वो सारा, फिर हम पढ़ते हैं पेरेंट्स, है ना। फिर सिलेक्ट करते हैं जिसकी ठीक लग रही होती है, वहां पे फिर हम एडमिशन करवा देते हैं वहां पे ना। तो ये प्रोस्पेक्टस क्या है, ये इनवाइट किया जा रहा है लोगों को कि शेयर्स में पैसा लगाया जाए। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, ये इनवाइट है, इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है जी, और यही यहाँ पर दिया हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। और अभी आपको मैंने सारा बता दिया कि इनवाइट करना, कि चाहे लोग उसमें शेयर्स में पैसा लगाएं, वो इनविटेशन टू ऑफर है, बट नॉट ऑफर। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर इधर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, जैसे अभी हमने ऑफर का किया है, ऐसे अब एक्सेप्टेंस का है। एक पार्टी अगर ऑफर दे रही है तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, अब उसको एक्सेप्ट करेगी। ये मतलब होता है एक्सेप्टेंस का हमारा। ठीक है जी, और इसमें क्या है, लीगल रूल्स या एसेंशियल एलिमेंट्स बोल दो। ठीक है जी, तो कहते हैं एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कौन सा बंदा करेगा, जिसको भी ऑफर मिली है वही कर सकता है ना, सिंपल सी बात है।
इतनी जनरल चीजें ना, इजी चीजें। भाई जो बंदे को ऑफर दे रहे हो आप, जिस बंदे को ऑफर दी जा रही वही एक्सेप्ट करेगा ना, हाँ या ना बोलेगा। आगे एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कहते क्लियर होनी चाहिए एकदम एक्सेप्टेंस, बिना किसी कंडीशन लगाए होनी चाहिए, ये लिखा हो। ठीक है, और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बताओ भाई, आपको अपनी हाँ या ना बतानी पड़ेगी, जिसने आपको ऑफर दी है उसको बताओ। ठीक है, अपना कम्युनिकेट करो। तो ये चीजें थी यहाँ पर। और क्या आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। भी अगर आपका जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें अगर बता रखा है कि आपको अगर हाँ है ना जो भी अपना जवाब देना वो ऐसे देना है, ठीक है, मेल के थ्रू देना है, जैसे भी उसमें लिखा हुआ मोड, मोड मतलब तरीका, तो आपको वैसे ही देना हो। ठीक है, और टाइम, अगर तो लिखा हुआ वहां पे कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर जवाब देना है तो एक हफ्ते के अंदर दो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ फिर भाई रीजनेबल टाइम। ये नहीं कि 2-3 साल बाद आप जाके रीजनेबल टाइम, मतलब जितना जायज है टाइम उतने में आप जवाब दें। ठीक है, और ये देखो कहते मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये कुछ सिमिलर चीजें जो ऊपर ऑफर के टाइम पे भी ऊपर पढ़ के हैं, लीगल रूल्स या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर के टाइम पे भी पढ़ के हैं। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया अपनी हाँ या ना का, इसको मतलब ये नहीं है कि उसने उसने हाँ बोल दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये चीज थी। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये देखो एक्सेप्टेंस भी देखो क्या हो सकती है, ओरल रिटर्न भी हो सकती है, या उस पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया उसकी कंडक्ट से या बिहेवियर से लग रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उससे भी पता चल सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे। ठीक है, या लीगल रूल्स बोल दो वैलिड एक्सेप्टेंस के। ठीक है, और फिर आपको ये बताया ही था कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का, ये चीज थी। ठीक है, और ना एक हमने यहाँ पर किया था भाई, अगर आपको ध्यान हो, वो पोस्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान है आपको, पोस्ट के थ्रू हम भेज रहे हैं। ठीक है, पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है, अगर आपको यहाँ पर ध्यान हो कि और कब उसको पूरा भी माना जाता है। ये देखो अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल देखो, ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख, एंड इफ लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10 मार्च, एंड इफ दैट लेटर इट इज बी ऑन 12th March, द ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12 मार्च व्हेन बी रिसीव्ड द लेटर। अब कहते हैं अगर पोस्ट के थ्रू आप ऑफर भेज रहे हो, ठीक है, अगर पोस्ट के थ्रू आप ऑफर भेज रहे हो, तो जब तक दूसरी पार्टी तक वो पहुंच नहीं जाता, ठीक है, अब 10 मार्च को पोस्ट के 12 को पहुंचा, ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12 मार्च, जब बी को मिल गई लेटर तब माना जाएगा पूरा। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखे, मेयर रिसीविंग ऑफ लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेन्ड इन द लेटर। कहते सिर्फ यही नहीं कि उस तक पहुंच गए उतना सफिशिएंट है, जब वो पढ़ लेगा तब उसको पूरा मानेंगे। कि जब वो जो रिसीवर के पास जब नॉलेज मिल जाएगी, वो पढ़ लेगा, उसको नॉलेज मिल जाएगी उसकी, तब उसको कम्युनिकेशन उसको प्रॉपर मानेगी। तो कहते हैं रिसीव्स द लेटर ऑन 12 मार्च पर रीड्स ऑन 15 मार्च। देखो कितना ये अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने किया था स्टडी मटेरियल का, बहुत अच्छे। कहते पोस्ट 10 तारीख को किया था, 12 को क्या हुआ, रिसीव हुआ। ठीक है, और 15 को क्या किया, उसने रीड किया, मतलब उसकी नॉलेज में आ गया जो ऑफर थी। तो अब यहाँ पे ऑफर कब पूरा माना जाएगा, ऑफर कब कंप्लीट मानी जाएगी, याद है आपको, 10 को, 12 को, 15 को, या 15 इनमें से मार्च कौन। को माना जाएगा जब उसने बिल्कुल, पढ़ लिया। बिल्कुल, ये किया था। ठीक है, ये किया था। ठीक है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफर था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था, करना या ना करना। ठीक है, या उसकी इम्प्लाइड से भी पता चल जाता है। ठीक है जी, और ये देखो एक हमने यहाँ पे किया था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, ये वही वाला है जैसे अभी हमने वो किया था ना लेटर वाला पोस्ट के थ्रू, जो प्रपोजर मतलब जो ऑफर दे रहा है। ठीक है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। ठीक है, कहते जिसकी जिसने ऑफर दी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कब पूरा मानेंगे कि कम्युनिकेशन वो एक्सेप्टेंस का पूरा हो गया। कहते जब ना वो जो लेटर उसको भेज दी जाएगी। ठीक है, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम।
ठीक है, जब हम उन्हें उसको भेज दिया, ठीक है, तब वो एक तरह से प्रपोजर ऑफर के अगेंस्ट वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा माना जाएगा। यही अगर हम बात करें किसके प्रति, जिसने एक्सेप्ट करना था। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, आपको ये चीज समझ लगी, ये दोनों पॉइंट समझ लगे आपको ये वाली? हाँ जी बताओ, ये समझ लगी आपको कि नहीं? बोलो जी बोलो। ए था, ए ने क्या किया, इसने ऑफर भेजी बी को, और कैसे, पोस्ट के थ्रू भेजी। ठीक है जी, पोस्ट के थ्रू भेजी है। अब ना देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब ए, ये जो क्या है, ऑफरर बोल दो या प्रपोजर बोल दो, ठीक है, ये बी क्या है, एक्सेप्टर बोल दो, ठीक है, या इसको ऑफरी बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ए ने ऑफर भेजी कब, सपोज 1 मार्च, ठीक है, और बी तक कब पहुंची, सपोज 5 मार्च तक, ये पोस्ट किया, रिसीव हुआ कब, 5 मार्च को रिसीव हुआ, ठीक है, और 10 मार्च को क्या किया इसने, सपोज चलो 6 मार्च लगा लो, 6 मार्च को क्या किया इसने, पढ़ लिया। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, ये तो समझ आ गया ना, 6 मार्च को, जब वो दूसरा बंदा क्या है, पढ़ लेगा, नॉलेज में मिल जाएगा, ये था। ऑफर कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब दूसरा बंदा पढ़ लेगा, ये। अब हम क्या देख रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो देख लिया कब कंप्लीट मानी जाएगी, ये ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, अब क्या सुन रहे हैं हम, अब क्या समझने लगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का पूरी मानी जाएगी। अब इसको दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। कहते बी ने 6 तारीख को पढ़ा, और इसको ना सही लगा, तो इसने क्या किया, इसने ना 7 मार्च को ही, 7 मार्च को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, 7 मार्च को पोस्ट कर दिया ए। ठीक है जी, 7 मार्च को पोस्ट कर दिया ए को। और अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ना ये कब पहुंचा इधर, इधर सपोज पहुंचा 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च को पहुंच गया, और इसको इंफॉर्मेशन मिल गई, ए को इंफॉर्मेशन मिल गई इसकी। ठीक है, इसने यहाँ पर इसको पहुंच गया, और उसको पता चल गया कि बी ने हाँ बोल। अब देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो हमने देख लिया, कब पूरा मानते, जब दूसरी पार्टी पढ़ लेती है। अब एक्सेप्टेंस का पूरा माना जाएगा। अब देखो, ये जो बंदा है ना ऑफरर, आप बताओ, इसके पास कब तक वो है हक, कि अगर सपोज उसने ना ऑफर दे दी, उसको लग रहा नहीं नहीं यार ये नहीं देनी चाहिए थी, वो कब तक कैंसिल कर सकता है, आप बताओ, कब तक कैंसिल कर सकता है, आप बताओ। ये समझ आ जब गया ना तक बस। उसके पास पहुंचे दूसरे बंदे के पास। अच्छा, ये ना एक चीज ध्यान से, हमने दोनों बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, दोनों बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए कब तक कैंसिल कर सकते हो, और बी ने अगर हाँ बोल दी और बाद में उसको लगा नहीं यार हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी, ना बोलना था, तो बी कब तक कैंसिल कर सकता है। मुझे बताओ, ए कब तक अपनी ऑफर को कैंसिल कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कौन जब सी तक डेट तक कर बी सकता के पास ना पहुंचे 5 मार्च तक। है, 5 मार्च तक। जब तक उसके अच्छा, पास नहीं पहुंचा बी के पास। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हो, और ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या बोलनी है, ये यहाँ पर इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी, ठीक है, ये अपनी कब तक कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को समझना होगा इधर लॉ में क्या दिया हुआ चीजें। ये देखो, एज अगेंस्ट प्रपोजल, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब उसको भेज दिया, ठीक है, किसको भेज दिया, 7 मार्च को पोस्ट कर दिया ए को। आप बताओ, उसके घर से वो निकल गई, जैसे हम कहते हैं ना डाक चली गई वो, चिट्ठियां लेके, 7 मार्च को रवाना होगी वो एक्सेप्टेंस। आप बताओ, जब उसके घर से वो रवाना होगी, पोस्ट होगी है वो, अब कोई है हल, बोलो जी बोलो। बेशक उस तक 5 तक पहुंच जाए, या 6 को उसके पास पहुंच गए, उसने पढ़ लिया, वो तब भी बोल सकता था कि मैं कैंसिल करना चाहता। अब जो 7 मार्च को उसने हाँ बोल के उसमें लिख के भेज दिया, 7 मार्च के बाद, ठीक है, 7 मार्च या उसके बाद नहीं वो अब कैंसिल कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द ऑफर, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम।
जब ये अपना जवाब उसने पोस्ट कर दिया दूसरी पार्टी ने, सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। अब बी ने अपना जवाब हाँ लिख के उसको पोस्ट करा दिया। अब बी भी अपनी ना वो चिट्ठी वापस नहीं लेके आ सकता। और यही लिखा है यहाँ पे, एज अगेंस्ट ए कब पूरा माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब यहाँ पर ये बी क्या हो जाएगा, बी अपनी चिट्ठी पोस्ट के तो भेज देगा, ठीक है, तब उसको पूरा माना जाएगा एज अगेंस्ट ऑफर। समझ आ रहा है आपको ये चीज? बोलो जी बोलो। जब बी ने अपना हाँ लिख के जवाब भेज ही दिया पोस्ट के थ्रू, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ यहाँ पर एक्सेप्टेंस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तब कंप्लीट माना जाएगा। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट माना जाएगा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट माना जाएगा, 7 मार्च। 10, सच ये 10 मार्च, ठीक है, लिखा 10 मार्च है, बोल में 7, ये 10 मार्च जो है ना, 10 मार्च को ए के पास पहुंच गया, नॉलेज मिल गई उसको कि बी ने हाँ बोल दिया। अब ये भी 10 मार्च या उसके बाद नहीं अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता। तो अब ये दूसरी लिखा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब बी के प्रति कब कंप्लीट मानी जाएगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, जब ए को पता चल गया भाई दूसरी पार्टी ने हाँ बोल दी, अब नहीं बी कुछ कर सकता। ये चीज समझ आई आपको? बोलो जी बोलो। यस ये मैम। ये समझने वाला पॉइंट है, इसलिए इसके ऊपर टाइम। हाँ जी, आया समझ में सबको? यस मैम। ठीक है जी, चलो अब आगे चलो। ठीक है, और यही देखो, अगर टेलीफोन के थ्रू आप एक्सेप्टेंस वगैरह या बात कर रहे हो, है ना, और वो कहते हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर बाय चांस कुछ कॉल आपकी, जैसे वो पहले लैंडलाइन होते थे, कच 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 वो होती रहती थी, डिस्टरबेंस होती रहती थी, तो कहते हैं अगर आपकी वो फोन कट हो गया, डिस्टरबेंस है, आप फिर से फोन मिला के बात करो, तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये लिखा हो यहाँ पर। ठीक है, या कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस है, वो फुलफिल करनी पड़ेंगी हमारे को। ठीक है जी, अब देखो ये ना कुछ ऐसा होता है, कुछ इम्प्लाइड होती हैं चीजें, जब जैसे हम ना कई बार बाय प्लेन ट्रेवल कर रहे होते हैं, हमारे को टिकट मिलती है, उसके पीछे ना लिखा होता है कि मतलब वो ये एयरप्लेन वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कुछ हो जाता है, या अपना सामान का खुद जिम्मेदार हो, ये सब चीजें जब आपको टिकट मिल जाती है इम्प्लाइड होता है। ठीक है, कि आपने ये मान ली है, ये जो स्पेशल कंडीशंस है ना, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे लिखते हैं। ठीक है, या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, और ये भी हमने कर लिया, ये सेम है जो हम ऊपर करके आए हैं। ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस है, ऑफर एक्सेप्टेंस है, ठीक है, किसके प्रति, ऑफरर और ऑफरी के प्रति का वो पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन के, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कहते हैं कब ये हम ऑफर या ये जो एक्सेप्टेंस हमने चीजें पढ़ी हैं, ये कब इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, कब इसको कैंसिल किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है कैंसिल, इसको देखो क्या क्या तरीके हैं यहाँ पर। ये ऊपर चीजें सेम थी हमारी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू पोस्ट भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, ऑनलाइन, इतनी सारी चीजें हैं हमारे जो ऊपर जो मोड किए थे। अब कैंसिल कैसे की जा सकती है, जो अगर पार्टी ने ऑफर दिए, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, मतलब दूसरी पार्टी को बता के, नोटिस भेज के, लेटर भेज के कि मैं ये कैंसिल करना चाह रहा हूँ, या बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया होता है उसने, वो निकल गया टाइम, ठीक है, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, तो वो कैंसिल हो जाएगी ऑफर ऑटोमेटिकली। या देखो बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर वहां पे कुछ कंडीशन लगा रखी थी, जैसे कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, पूरा होगा, या वो जो कुछ फॉर्मेलिटीज बोलते हैं ये करो पूरा, तभी ये पूरा हो पाएगा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ना कि दूसरे बंदे ने, तो भी क्या हो जाएगा, ऑफर कैंसिल। या देखो क्या हो जाएगा, डेथ या इंसेनिटी, अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी की क्या हो गई, यहाँ पर डेथ होगी या वो इनसे दिमागी हालत खराब हुई, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी वो ऑफर। ठीक है, या हमने देखा था काउंटर ऑफर, ए कह रहा है मुझे 2 लाख में बेचनी है, वो कह रहे हैं 1 लाख में बेचनी है, तो कुछ होएगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली अगर पार्टीज कहीं पे कुछ डील वो फाइनल नहीं करेगी तो वो कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, ये नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, ये भी हमने किया था, काउंटर ऑफर वाला किया था, या मोड, भाई जिस तरीके से वहां पर लिखा हुआ है उस वे में ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है, अगर नहीं दोगे तो वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि उसको हाँ या ना का जब मेल के थ्रू देना है, अगर वैसे नहीं देगा, फोन पे देगा या किसी और मोड से देगा, तो वो हो सकता है कैंसिल हो जाए। ये सब्सिक्वेंट इलेगलिटी, भाई जब आपने किया वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तब वो वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए, सरकार ने निकाल दिए,
लॉ ऐसा आ गया कि अब वो चीज, वो जो ट्रांजेक्शन है या वो जो गुड्स में आप डील कर रहे हो, वो इलीगल हो गए, बैन हो गए। ठीक है, तो अब वो आप नहीं कर पाओगे, ऑफर कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी, ये समझ आया आपको? बोलो जी बोलो। समझे? यस। ठीक है, तो यस हमने मैम। क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखा, फिर कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। ठीक है, फिर हमने ऑफर का मतलब देखा, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। फिर हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस का मतलब देखा, एक्सेप्टेंस के हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, लीगल रूल्स देखे। ठीक है, फिर हमने कहा कि कब इसको पूरा किया जाता है, कब इसको पूरा माना जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब उसको पूरा माना जाता है, वो देखा था। ठीक है, फिर और हमने लास्ट में क्या किया था, अगर इसको कैंसिल करना ऑफर को, रेवोकेशन, तो कैसे किया जा सकता। ठीक है, तो ये तीन मेन चीजों के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो देखो हार्डली हमारे को 1 घंटे से भी कम लगे है। देखो मतलब कितना इजी बना सकते हैं हम खुद से हर चीज को, हर टॉपिक को। ठीक है, समझ आया ना आपको? बोलो जी यस बोलो। मैम। ठीक है, और ये चैप्टर के पीछे आपकी देखो वो समरी टाइप भी दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको काफी डिटेल में भी करवा दी, और आप एक बार खुद से भी इसको पढ़ना, डाउट्स हो तो पूछना। ठीक है, और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करना, साथ साथ आपकी टेस्ट की भी तैयारी होती जाएगी। देखो कितनी अच्छी समरी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो फिर हम ऐसा करते हैं, यही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और ऐसी बाकी यूनिट्स भी हमने कवर कर लेते, बाकी यूनिट्स भी हमने कवर कर। ठीक है जी, ओके चलो मैम। फिर। ठीक है, फिर मैं यही वाइंड अप करती हूँ।